हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। पहला पार्ट हो गया, आपको पता है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। उसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरा पार्ट भी देख लिया है, अम्ल क्षार। अब तीसरा पार्ट की बारी है। तीसरे पार्ट में धातु और धातु पर हम चर्चा कर रहे थे। कल कल पहली क्लास थी जिसमें धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़े थे हमने। उसमें था सम यानी धात्विक चमक, दूसरा था कठोरता, तीसरा था चालकता, चौथा था आघात वर्धनीयता, पांचों था तन्यता। उसमें से आपको एक बॉडी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे अधिक तन्यता तो बच्चे और सबसे अधिक आघात वर्धनीय। कमेंट में आप बता सकते हैं। आज उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी पार्ट को आगे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इतने दिन क्या भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, अब है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे। तो कंटिन्यू बने रहे हम वीडियो। धातुओं के धातु के रासायनिक गुणधर्म। बात कर ले धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की, तो पहला गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म हम आपको बताने जा रहे हैं, धातुओं की धातुओं का दहन करवाना। यानी धातुओं को जब जलाया जाता है तो क्या होता है? जब वायु में चमकदार सफेद ज्वाला के साथ मैग्नीशियम, यानी पहले हमने देखा था पार्ट स्टार्ट करने से पहले, मैग्नीशियम के बन को जलाना है तो वे सफेद ज्वाला के साथ जलता है। और उसको जलाने से पहले रेजमाल से साफ भी किया जाता है, ये भी हमने पढ़ा। यानी पहला क्या है? धातुओं का दहन। धातुओं का दहन। अब इसका हम शब्द समीकरण भी देखेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड। धातुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर धातु ऑक्साइड बनता है। अब बात कर ले एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल होता है कॉपर कोड। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनेगा? CuO। अब दो दो है तो इसको संतुलित करने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर दिया था। ये क्या है? कॉपर सेकंड ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर सेकंड ऑक्साइड। कॉपर सेकंड ऑक्साइड। इसमें भी कुछ है कि कॉपर को वायु की उपस्थिति में जलने पर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके काले रंग का पदार्थ बनाता है, जिसे कॉपर सेकंड ऑक्साइड। परीक्षा में कई बार सवाल पूछा जाता है, धातुओं का दहन करवाने पर ऐसी कौन सी धातु है जिसका वायु की उपस्थिति में दहन करने पर काले रंग का पदार्थ बनता है, और काले रंग के पदार्थ का नाम बताइए। तो काले रंग का पदार्थ का नाम तो है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर कॉपर को वायु की उपस्थिति में जलाने पर ये काले रंग का पदार्थ बनता है। अब आगे हम बात कर दी जाती है कि एल्यूमिनियम की। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है? तो Al2O3 बनेगा। तो इसमें बनेगा Al2O3। अब इसको संतुलित करने के लिए 4 से गुणा कर दिया जाएगा और 3O2, तो Al2O3, वो भी कितना? 2 से गुणा करना। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें भी कुछ है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या बनेगा? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आगे हम बात कर ली जाती है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन धातु ऑक्साइड की प्रकृति हमने कल भौतिक गुणों में पढ़ा था कि क्षारीय प्रकृति होती है। क्या होती है? क्षारीय प्रकृति। जबकि कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों प्रकृति दर्शाते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आप परिभाषा देखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड है जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। बात कर ली जाती है उभयधर्मी ऑक्साइड। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पूछ भी सकते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इसका शब्द समीकरण देखेंगे।
अम्ल और क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड भी बनाते हैं, धातु ऑक्साइड। अब इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब एल्यूमिनियम और जिंक की बात करी थी, तो एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवा रहा हूँ पहले हमसे। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है यही Al2O3, इसी को ले रहा हूँ। Al2O3 की अभिक्रिया पहले हम से करवा रहा हूँ HCl से, तो क्या बनेगा? AlCl3 2AlCl3, और क्या बनेगा साथ में? और जल का अणु बनेगा। तो ये तो क्या हुआ? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जल अम्ल के साथ अभिक्रिया, दूसरी क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है। क्षार के साथ कैसे अभिक्रिया? NaOH से करवा देते हैं, तो NaOH से अभिक्रिया करवा देते हैं, तो क्या बनेगा? NaAlO2, NaAl सोडियम एल्यूमिनेट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? सोडियम एल्यूमिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोडियम एल्यूमिनेट का डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जा सकता है। ये संतुलित समीकरण है, इसको बोला जाता है सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट। तो डायरेक्ट सवाल भी पूछा जा सकता है। अब हम ये उभयधर्मी ऑक्साइड के दो अभिक्रिया हमने देख ली, आगे हम देखेंगे अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड क्या करते हैं? जल में घुल जाते हैं। कौन कौन से? घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। यानी कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। ऐसे ऑक्साइड हम एग्जाम्पल देखेंगे, जो जल में घुलकर जो जल में घुलकर घुलकर क्षार बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे, बात एग्जाम्पल की कर ली जाती है, तो सोडियम ऑक्साइड Na2O की अभिक्रिया जल के साथ, जल में घोलना है तो जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या बनेगा? 2NaOH बनेगा। क्या बनेगा? 2NaOH। उसी प्रकार दूसरे की बात कर ली जाए, K2O कैल्शियम डाइऑक्साइड की बात, उसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा? उसी की जल के साथ अभिक्रिया बनाने पर 2KOH, जबकि दोनों ही क्या है? दोनों ही क्षार है, दोनों ही क्या है? क्षारक है। यही हमने पढ़ा था, कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील रहते हैं, जबकि कुछ जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। अब इसके आगे बात कर ली जाए सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं। अब हमने ये भी देखा है कि कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, या वायु के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। इनको केरोसिन में संचित रखा जाता है। बात की थी किसकी? क्षारीय धातु की, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम। कुछ धातु ऐसी होती है जो जल के साथ अभिक्रिया करके, यानी कहने का मतलब है आग पकड़ लेती है, इनको बाहर वायुमंडल में खुला नहीं छोड़ा जाता है। इसी उसी पर हम चर्चा करेंगे अभी। और ये क्या चल रहे हैं? धातुओं के भौतिक गुणधर्म कल पढ़े थे, ये है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। जिसमें पहला था वायु के साथ अभिक्रिया, यानी वायु में दहन, वायु की उपस्थिति में धातुओं का दहन करवाया था, और धातु ऑक्साइड बना था, जो जल में घुलनशील होता है, लेकिन अपवाद है इसी में भी। अब आगे बात कर ली जाए, पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं इतनी तेज अभिक्रियाशील होती है, यानी अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से इनको खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए या आकस्मिक आग से रोकने के लिए इनको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। सवाल आया है और आएगा कि किन धातुओं को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? दोनों सारी धातुओं को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से ये वायु तथा जल के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। अब इसमें आगे एक शब्द आया एनोडीकरण। एनोडीकरण,
परिभाषा पूछता है, परिभाषा मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना है, और कोई भी चीज अच्छी लगे तो आप उसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से स्थायी रूप से रख सकते हो। एनोडीकरण, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। वायु के संपर्क में आने से या आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संसारित होने से बचाती है। इस मोटी यानी इस परत को मोटा करके उसे संसारित होने से संरक्षण किया जा सकता है, यानी बचाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्या, यानी एल्यूमिनियम, किसी भी पदार्थ पर एल्यूमिनियम की मोटी परत चढ़ाना क्या कहलाता है? एनोडीकरण। उसमें आगे वाला पॉइंट है कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? क्या होता है? धातुओं की धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अब देखना धातु जल के साथ क्या करती है या किस प्रकार अभिक्रिया करती है। तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाती है। अब ध्यान रखना कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है। शब्द समीकरण देखो, धातु जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या बनाएगी? संगत धातु का ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, और क्या बनाएगी? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ये तो शब्द समीकरण था। अब इसी में एक और शब्द समीकरण कहूं कि धातु ऑक्साइड को वापस जल के साथ अभिक्रिया करवा देने पर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड की धातु ऑक्साइड की फिर से जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है? धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है? अब इसके एग्जांपल देखेंगे कि पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज ऊष्मक्षेपी होती है, इसलिए उससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल जलने लगती है या प्रज्वलित होती है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे कि क्या करते हैं हम, किसी भी धातु की अभिक्रिया जल के साथ करते हैं। Zn यानी जिंक कोई धातु है जिसकी जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? ZnO, ZnO प्लस H2 गैस। हमने यही देखा है। अब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया वापस करानी है, ZnO की अभिक्रिया फिर से जल के साथ कराने में पर क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा, ZnOH का होल 2 बनेगा। एक और एग्जांपल देख लो इसी का। पहला एग्जांपल यह है, दूसरा देख लो। कैल्शियम धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, और दूसरी साथ में H2 गैस भी बनेगी। अब कैल्शियम ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड को वापस जलाने पर CaO को जल के साथ वापस अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? CaOH का होल 2, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। अब हम इसको तो समझ चुके हैं, लेकिन आगे देखेंगे कि कुछ धातुएं वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, यानी तेजी से अभिक्रिया। और वो कौन सी धातु है? पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। कोई गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कुछ क्या ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो वो भी देख लेंगे। बहुत ही लंबा टॉपिक है और हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट समीकरणों के साथ बताने के। तो देखो आगे किस प्रकार होती है। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेजी से तथा ऊष्मक्षेपी होती है। अब देख लेंगे, ये तो पोटेशियम हुआ, ये हुआ सोडियम, और ये किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसकी ठंडे जल के साथ है अभिक्रिया, याद रखना परीक्षा में डायरेक्ट भी सवाल पूछा जा सकता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातुओं के नाम बताइए। तो ये क्या बनाएगी? KOH, KOH और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करेगी जो कि प्रज्वलित होती है। दूसरा क्या बनाएगी? NaOH, जिसमें भी हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे, और उष्मा भी, ये उष्माक्षेपी है तो इसका मतलब
ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। ऊष्मा। अब आगे बात कर लेते हैं, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। वही कैल्शियम की अभिक्रिया करवा देनी है, किसके साथ करवानी है? जल के साथ करवानी है। जल के साथ करवाने पर क्या बनता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, या CaOH का होल टू, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे दूध या पानी भी बोला जा सकता है, या दूध या जल बोला जाता है। अब आगे और बात कर ली जाए कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरने लगता है। यानी पूछ लिया जाए कैल्शियम क्यों तैरने लगता है, तो ये एक धीमी अभिक्रिया है, इसमें हाइड्रोजन प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त ऊष्मा नहीं होती है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरने प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया। अब ये तो दोनों धातुएं थी जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर रही थी। अब मैग्नीशियम ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, जबकि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और मैग्नीशियम भी क्या करती है? तैरने लगती है। अब ये भी समीकरण देख लें, मैग्नीशियम की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर मैग्नीशियम क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड? हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल टू बनाती है और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस भी निष्कासित करती है। इससे अगर ये समीकरण आपको याद नहीं रहती है तो आप शब्द समीकरण पकड़ा करो, शब्द समीकरण पर कोई भी धातु का एग्जाम्पल लेके आप समीकरण लिख सकते हो परीक्षा में। आगे बात कर ली जाए कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं न तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, न ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन ये क्या करती है? भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। किसके साथ अभिक्रिया करेगी? भाप के साथ अभिक्रिया। तो इनका भी समीकरण देखेंगे। भाप के साथ अभिक्रिया एल्यूमिनियम, दूसरी कौन सी? आयरन। तो दोनों की भाप के साथ अभिक्रिया करवा दो, वही जल वाला सूत्र लगेगा, नाम अलग अलग है लेकिन नाम से परीक्षा में समीकरण पूछी जा सकती है। भाप के साथ, ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ। यहाँ पर बनेगा क्या? Al2O3, और यहाँ पर क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2, इसमें भी H2। अब बात कर लेते हैं इसके आगे वाले पॉइंट की। ये तो हुई जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। अब आगे बात करेंगे हम किसके साथ? पहले तो हमने पढ़ा था कि धातुओं का दहन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। अब हमने देखा जल के साथ अभिक्रिया, अब आगे किसके साथ होगी वो हम देखेंगे कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। धातुओं की हम क्या देखेंगे? अम्लों के साथ अभिक्रिया। आगे पहले हमने देखा था धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, पहले पढ़ी हुई है, आप बताओ जरा। धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। अब हम तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया, ये दो बार रिपीट हो चुका है, पहले हमने स्टार वाले में भी पढ़ा था धातु की अम्लों के साथ रिएक्शन। धातुओं की क्या करते हैं? अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब धातु शब्द समीकरण देखो, धातु तनु अम्लों के साथ, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है? धातु ऑक्साइड यानी लवण, सॉरी लवण, और क्या बनाती? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब आगे क्वेश्चन की बात कर ली जाती है, कोई एग्जांपल देख लो। धातु तनु अम्ल Zn प्लस NaCl क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2, यही बनेगा। समीकरण संतुलित है, बिल्कुल। अब इसके बाद आगे बात कर ली जाएगी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन की अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो ये किसके साथ था? ये जिंक के साथ था। मैग्नीशियम के साथ लिखेंगे अम्लों के साथ अभिक्रिया। और दूसरा किसका पूछा है?
एल्यूमिनियम के MgCl2 + उसके आगे AlCl3 + कुछ इस प्रकार होगी। अब हम बात कर ले कि जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह सवाल आया हुआ है, फिर भी रिपीट हो सकता है। प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। ये क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। अब परीक्षा में आए नहीं आए, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है, लेवल वाला। क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O, NO, NO2 में परिवर्तित यानी अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देते हैं। अब ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होता है, वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? ये खुद H2 है, वो जल में ऑक्सीकृत हो जाती है, लेकिन ये HNO3 खुद क्या NO2, NO या N2O में परिवर्तित हो जाता है, जबकि मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके यानी HNO3 सॉरी अम्लों के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देती है। अब इनकी क्रियाशीलता देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, एल्यूमिनियम उससे कम होता है, और जिंक उससे कम होता है, और आयरन उससे भी कम होता है। यह इसकी क्रियाशीलता का क्रम है, वो याद रखना। आगे क्रियाशीलता आएगी तब अच्छे से बताया जाएगा। अब एक नया टॉपिक या बीच में कोई सब हेडिंग आ रही है, क्या आ रही है कि एक्वारेजिया। बहुत ही शानदार सवाल है और दैनिक जीवन में काम में आने वाली चीज है। समझदारी बिल्कुल अच्छे से आप सुनेंगे। क्या है एक्वारेजिया? क्या है? सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का 3:1 में ताजा बना हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया देखेंगे, पढ़ेंगे, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ये एक लिक्विड यानी द्रव्य होता है। अच्छा सवाल है। एक्वा एक्वारेजिया सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का 3:1 में 3:1 में ताजा बना हुआ मिश्रण ताजा बना हुआ मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। एक्वारेजिया कहलाता है। समझ में आ रहा है? सांद्र HCl और HNO3 का 3:1 में, यानी 3 अणु इसके लेना है, 1 अणु इसका, और सांद्र HCl यानी कोई मिश्रण बना देना है। इन मिश्रण को क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। समझ में आ गया होगा। अब आगे हैं धातु लवणों के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है। धातु लवणों के साथ या विलयन के साथ अभिक्रिया कैसे करती है, तो इसमें एक प्रयोग भी है, धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। और आगे एक और भी टॉपिक है, वो आपको बताएंगे। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, और वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो भी 10th क्लास बोर्ड में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, 9th के वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि विस्तार से वर्णन कर रहे हैं और ये काम में आने वाली चीजें है आपके। अभिक्रियाशील यानी अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रिया अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उनके यौगिक से या विलयन से भी गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। ये क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसका शब्द समीकरण देखेंगे। धातु ए और धातु बी का विलयन, बी का विलयन
धातु ए और धातु बी का विलयन। फिर ये क्या आएगा, धातु ए का विलयन, ए का लवण, सॉरी विलयन नहीं लवण, धातु ए का लवण और धातु बी का, आगे आएगा धातु बी का। अब हम सक्रियता सरणी पढ़ेंगे इसके आगे, क्या पढ़ेंगे, सक्रियता श्रेणी। ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुओं की क्रियाशीलता के रूप में व्यवस्थित करना, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने वाली श्रेणी क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी। अब इसकी बात कर ली जाए तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तत्व को ऊपर लिखा जाएगा, इसमें आएगा पोटेशियम, पहले क्या आएगा, पोटेशियम, आगे क्या आएगा, सोडियम, पोटेशियम सोडियम, उसके आगे क्या आएगा, कैल्शियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, उसके आगे जिंक, क्या है, जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, लेड, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर क्या आएगा, कॉपर, फिर क्या आएगा, मरकरी या पारद, मरकरी, उसके बाद क्या आएगा, सिल्वर, सिल्वर, और लास्ट में क्या आएगा, गोल्ड, यानी सोना, सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। अब अभी इनकी क्रियाशीलता के क्रम में लिखा गया है, ऊपर वाली धातु क्या होगी, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, उसके बाद क्या होता है, मध्य अभिक्रियाशील, क्या होगी, मध्य अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील, और लास्ट में ये क्या होगी, निम्न अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रिया, अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील। अब आगे वाले पेज में क्वेश्चन दे रखे, जब तक अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, पहला क्वेश्चन क्या है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, अभी मैंने बताया, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ऊपर आने वाली धातु है सक्रियता श्रेणी में, तो ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है, और अधिक अभिक्रियाशील धातु है बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, और इनको खुला रोका जाता है तो ये जल के साथ या वायु के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए इनको केरोसिन में संतृप्त या डुबो कर रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन की बात कर ली जाती है, निम्नलिखित के समीकरण लिखनी है, आपको हिंदी में सब समीकरण दे रखे हैं, उनके रासायनिक समीकरण लिखना है, वो आपको लिखना आता है। चलो देखते हैं कौन कौन से पूछे गए। पहला पूछ गया है, भाप के साथ आयरन, यानी आयरन जिसे हम एफी पढ़ा जाता है, भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4,